वेल एनपीएल 2024 का प्लेऑफ बस अब आ ही गया, लेकिन उस प्लेऑफ में कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये डिस्कशन हम कर भी चुके हैं और आगे भी करते आएंगे। बट किसको कितने पैसे मिलेंगे जीतने पर, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। और उसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी जो सुनकर आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा अगर आप जनकपुर के फैन हैं तो। जी हाँ, ये जो चार प्लेयर यहां पर बने हुए हैं, अगर मैं बोलूं कि इन चारों की टीम में से कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इंजर्ड हो गया है और वो इस टूर्नामेंट में आपको नहीं दिखने वाला है, शायद ये सुनकर आपको थोड़ी सी हैरानी होगी। नहीं, वो इन चारों प्लेयर में से कोई नहीं है, लेकिन इनका एक टीममेट है। मैं बात कर रहा हूं जनकपुर बोल्ट के कैप्टन अनिल शाह की। अनिल शाह को लेकर के फिलहाल अपडेट यह है कि उनको इंजरी की वजह से बाहर जाना पड़ गया है और वो इस टूर्नामेंट में भी आपको नहीं दिखेंगे। मतलब अगर आप प्लेऑफ का पहला मैच जीतते हो तो आप फाइनल में जाओगे, दूसरा अगर आप हारते हो पहला मैच तो आप एलिमिनेटर खेलोगे, और वहां जीतते हो तो फाइनल में। मतलब टेक्निकली 2 या 3 मैच आपके पास हैं, हारो या जीतो कुछ भी करके, बट आपके कप्तान आपके साथ नहीं होंगे। फिलहाल का ये अपडेट है। अब उस जगह को कौन फिलअप करेगा, आकाश आएंगे, मयान आएंगे, कौन फिलअप करेगा ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बट कप्तानी कौन करेगा ये भी देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग जरूर होगा। हालांकि आसिफ को लेकर के बात है कि हो सकता है आसिफ कप्तानी करें, बिकॉज शुरुआत में बात यही थी कि भैया मार्की प्लेयर्स जो है वो कैप्टन बनेंगे, आसिफ मार्की प्लेयर थे, बट अनिल को कप्तान बनाया गया था। और इस टाइम पर क्योंकि अनिल की इंजरी की खबर आ रही है, वी होप कि वो कल सुबह तक कुछ ओवरटर्न हो जाए और खेलने लग जाए। बट अभी तक जो न्यूज है वो यही है कि अनिल शाह आपको टॉस के पास नहीं दिखेंगे, दूसरा कप्तान दिखेगा जिनका नाम हो सकता है कि आसिफ हो। तो एक ये पहली चीज जो मुझे पता है जनकपुर को बहुत अच्छी नहीं लगेगी, बिकॉज जनकपुर के फैंस जो हैं वो अनिल की कैप्टनसी का काफी तारीफ कर रहे थे कि भैया अनिल काफी अच्छे से कप्तानी कर रहे हैं और दे वुड वांट टू सी अनिल इवन फर्दर मोर। और नेपाल को लेकर ही बात हो रही थी कि अगर कैप्टन का ऑप्शन आए तो एक नाम उनका भी होना चाहिए। खैर फिलहाल के लिए अनिल को लेकर ये अपडेट थी और वी होप दैट ही रिकवर सून। बट वहीं दूसरी तरफ जो एनपीएल ने अनाउंसमेंट करी है कि भैया किसको कितने पैसे मिलेंगे, जैसे विनर्स को कितने मिलेंगे, रनर्स अप को कितने मिलेंगे, जो थर्ड प्लेस आएगा और जो फोर्थ प्लेस आएगा उनको कितने मिलेंगे। मतलब प्लेऑफ की जो चारों टीम्स हैं उनको कितने कितने पैसे मिलेंगे। तो सबसे पहला जो टीम जीतने वाली है, जो टीम विनर रहने वाली है, उसको मिलेंगे 1 करोड़ 10 लाख रुपए। जी हाँ, विनिंग टीम जो होगी उसको 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं जो रनर्स अप होगी उसको मिलेंगे 51 लाख रुपीज। जो थर्ड प्लेस पर आने वाली टीम रहेगी उसको मिलेंगे 25 लाख, और जो लास्ट में हो जाएगी उसको मिलेंगे 15 लाख रुपीज। तो विनर्स और रनर्स अप कौन होगा ये तो हमें 2-4 दिन बाद पता चलेगा, लेकिन अमाउंट जो है वो हमारे सामने जरूर आ गया। लेकिन अब मैंने सोचा यार विनर्स और रनर्स अप की बात कर रहे हैं तो एक बार चारों टीम को देख लेते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि जब प्लेऑफ में जनकपुर के सामने सुदर्शन पश्चिम आएगी और चितवन के सामने करनाली आएगी तो कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग लगी। हालांकि मैंने पहले भी इस बारे में बात की और मैंने बताया कि मेरे हिसाब से करनाली सबसे वीक है, बट उनकी भी कुछ स्ट्रेंथ है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही वीक टीम है। लेकिन यस, ये वो टीम है जिसको लेकर के बहुत सारे डाउट्स जरूर। हालांकि कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे ये जरूर कहा था कि आप देखिएगा फाइनल में एक टीम करनाली जरूर होगी। खैर वो तो हम देख लेंगे, लेकिन इस टाइम पर सबसे पहले जो हमारे सामने मैच आने वाला है, एक जनकपुर, सबसे पहले क्या, दो ही तो मैच है यार, एक जनकपुर और एक आपको क्या कहते हैं, जनकपुर के साथ सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स, सॉरी सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स, और दूसरा मैच जो है वो करनाली और चितवन का। सो पहले चितवन और करनाली को देख लेते हैं। सो अगर आप चितवन की बैटिंग की तरफ देखो, बिकॉज आई नो कि चितवन से बॉलिंग एसोसिएट काफी ज्यादा होती है, बट आप पहले बैटिंग और फिर बॉलिंग की तरफ देखोगे। सो चितवन की अच्छी बात यह है कि उनके जो ओपनर है ना वो ऐसे हैं जैसे अगर चल गए तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। तो वो ज्यादा देर रुकने वालों, वो उनमें से नहीं है जो रुक रुक के आसिफ की तरह बहुत लंबा देर तक जाएंगे और 25-30 बॉल खेलने के बाद कहीं सोचेंगे कि यार चलो अब कोशिश कुछ करते हैं। लेकिन ये है कि भैया आएंगे, मारा तो मारा, नहीं मारा तो चले गए। मैं बात कर रहा हूं हसन की, जो हसन शुरू में आएंगे उन्होंने रन्स किए हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रन्स नहीं किए, उन्होंने दिखाया है कि वो थोड़े चौके छक्के पावर प्ले में लगा करके एक अच्छा टोटल दे सकते हैं शुरू के 6 ओवर में। सो अगर चितवन को वो मिल गया देन उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। सो हसन हो गए, संतोष हो गए, ये थोड़े से रन करेंगे। लेकिन जो मेन नींव है, जो स्ट्रेंथ है, जो पॉइंट है जिसको ब्रेक करना पड़ेगा करनाली को, वो है कुशल मल्ला और रवि बोपारा। देखिए ये वो दो प्लेयर हैं जो टूर्नामेंट में भी चले हैं, जो अगर आप लिस्ट निकालोगे रन गेटर्स की तो उस लिस्ट में भी आपको नाम दिखेगा, और जो एक्सपीरियंस भी अच्छे खास है, खास करके रवि बोपारा। भाई रवि बोपारा इस तरह से खेलते हैं कि वो कब गियर शिफ्ट कर दे पता नहीं, वो सिंगल डबल करते रहेंगे और इतने प्यार से सिक्स मार देंगे कि आपको लगेगा अरे ये क्या हुआ, इसमें तो जान भी नहीं लगी। वो इतने प्यार से गैप्स निकाल देंगे कि भाई 4 4 4 4 4 रन आ गए।
सो यस, ये वो दो नाम है जिनको करनाली को जिनको सोच कर आना पड़ेगा भाई कि इनके लिए क्या करना है। ये वो दो नाम है जहां पर अगर नैया नहीं डुबाई, यहां तक अगर ब्रेक कर दिया ना, आगे फिर उतना इशू नहीं है। आगे सॉरी, आगे अमर रौतेला आएंगे, वो ठीक है थोड़े बहुत रन कर देंगे अगर बैट पाने लगा तो, नहीं तो फिर वो भी विकेट देकर के चले जाएंगे और फिर बासिल हमीद वगैरह आएंगे। सो मेन जो स्ट्रेंथ है वो है आपको शुरू में कुशल मल्ला वाले पॉइंट पर और रवि ओपारा। मतलब इस टीम का पूरा जो हिसाब किताब है ना वो यहीं पर आकर के बैठता है। इसको कमजोर कर दिया तो फिर ये टीम जो है वो टूट जाएगी। लेकिन इस टीम की अगर बॉलिंग की आप बात करोगे तो इसमें विकेट टेकर्स बहुत सारे हैं, जैसे रिजान धाकल हैं, जैसे इस लिस्ट में सुहेल तनवीर हैं। आप सोचो रिजान धाकल और सुहेल तनवीर ऐसे हैं जो शुरू में भी विकेट लेते हैं, लास्ट में भी विकेट लेते हैं। सो उनकी जोड़ी शुरू में भी चल जाती है और लास्ट में भी चल जाती है। लेकिन अगर नहीं चली, हमने एक मैच में देखा था कि अगर ये दो प्लेयर नहीं चले तो बाकी वाले भी थोड़ी सी मुश्किल में आ जाते हैं। बट वी होप कि ये चलेंगे बिकॉज इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अपनी टीम को अच्छा परफॉर्म करके दिया है। सो यस, रिजान धाकल हैं, सुहेल तनवीर हैं, कुशल मल्ला खुद हैं, वो आते हैं और विकेट लेकर चले जाते हैं। और फिर उनके पास रवि ओपारा, द एक्सपीरियंस्ड रवि ओपारा हैं। सो मैंने उनका नाम खास करके रखा बिकॉज वो बिल्कुल भी आपको ना स्पीड नहीं देते हैं। तो अगर आपको, हालांकि पिच को हमें उम्मीद है कि पिच जो है वो अलग होगी, फ्रेश होगी, वो पिच नहीं होगी जो अब तक यूज हुई है। बिकॉज हमें जहां तक सुनने में आया था कि जो पिचेस यूज हुई हैं वो 6 ही हुई हैं और 2 पिच अभी और बच रही है जिसको प्लेऑफ के लिए रखा गया। सो लेट्स जस्ट सी, वो हमें पता चल जाएगा। बट यस, ये जो स्ट्रेंथ है इस टीम की बॉलिंग और बैटिंग दोनों में, बट इनके सामने जो टीम है, जो दूसरी टीम है जिसका नाम है करनाली याक्स, वो थोड़े बहुत स्ट्रेंथ लेकर के, थोड़े बहुत लक लेकर के यहां तक पहुंची है और बहुत क्लोज मैचेस जीती है। तो अब देखना यह है कि ये जो लक है, ये थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है, क्या इनको फाइनल में पहुंचा सकती है। और स्ट्रेंथ और इस लक में अगर आप शुरुआत करोगे तो जाहिर सी बात है भाई बाबर हयात से शुरुआत होगी। बिकॉज ये बंदा वैसा है कि शुरू में अगर इसने रन कर दिए तो ठीक है, वरना आधे से ज्यादा टाइम ये कंफ्यूज ही दिखता है। सो अगर रन आ गए करनाली के लिए तो ठीक है, वरना बाबर ही हेडेक बन जाएंगे इस ही टीम की, जहां पर वो खुद फंस के रह जाएंगे। उनको समझ नहीं आएगा कि भाई क्या करूं और फिर अपनी विकेट देकर चले जाएंगे। सो यहां पर जो ओपनिंग पार्टनर, खास करके आप पिछले मैच में देखोगे रित गौतम आए थे, डेब्यू कर रहे थे, डक पर आउट होकर चले गए थे। सो स्टार्टिंग में उतना खतरा नहीं है, लेकिन हाँ इसके बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस जरूर आता है क्योंकि इस टीम में चैडविक वॉल्टन है, रन किए हैं, इस टीम को संभाला है काफी बार। और इस टीम में देव कनल है। देव कनल अगर थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो वो बॉल बहुत ज्यादा जाया नहीं करेंगे। देव कनल का ये कि वो एक अगर चौका मारते हैं फिर क्लास के चक्कर में वो काफी बॉल बीट कर देते हैं। सो यस, एक ये पॉइंट है जहां पर वी होप के बहुत ज्यादा बॉल बीट ना करें वो। खैर उसके बाद आप देखोगे विल बसिस्टो हैं, गुलशन हैं, सोमपाल हैं, अर्जुन हैं, जिन्होंने रन किए हैं। विल बसिस्टो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं इस टीम का। सो यहां पर है जो इस टीम की स्ट्रेंथ, विल बॉसिस्टो पे स्ट्रेंथ है इस टीम की। इस टीम की जो स्ट्रेंथ है वो चैडविक वॉल्टन पर है। अगर देव कनल थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी खेले तो वहां पर भी, लेकिन मेन जो है वो चैडविक वॉल्टन और बॉसिस्टो हैं जो इस टीम का मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। और गुलशन है जिन पर काफी जिम्मेदारी होगी और काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यार थोड़े बहुत रन अगर वो कर देंगे तो कमाल हो जाएगा। बॉलिंग में नंदन इस टीम में है, सोमपाल हैं, विपिन हैं और विल बॉसिस्टो हैं जिन्होंने अब तक परफॉर्म किया है। सो मेरे हिसाब से करनाली ठीक है, अच्छी टीम है, लेकिन चितवन थोड़ा सा एज रख रही है। सो मेरे हिसाब से यहां पर चितवन जाएगी। वहीं अगर आप दूसरी टीम की तरफ देखोगे जहां पर जनकपुर है, जिसके कप्तान के इंजर्ड होने की खबर आ रही है, स्टिल ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है बट यस खबर आ रही है कि वो इंजर्ड है। तो अगर आप जनकपुर की तरफ देखोगे तो ऑब्वियसली आप ऊपर तो देखोगे नहीं अनिल, कौन रिप्लेस करेगा वो हम देखेंगे, वक्त बताएगा हमें। लेकिन अनिल को आप देखोगे नहीं, आसिफ को देखोगे तो वो स्ट्रेंथ जैसे फील नहीं होते हैं। वो ऐसा लगता है वो ऑपोजिशन को ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। हालांकि काफी एक्सपीरियंस बैटर है और अगर वो चाहे तो थोड़े बहुत अपने पावर शॉट्स दिखा सकता है, शुरू में पावर प्ले में रन कर सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो आसिफ का वही है भाई, अगर वो चल गए ना उस दिन तो फिर वो टीम को संभाल लेंगे। बट वो भी हमें वक्त ही बताएगा। बट ये रिलायबल नहीं है क्योंकि अभी तक जैसा खेला है तो वहां पर रिलायबल आप नहीं कह सकते हो। इसमें जो रिलायबल है वो है लहिरू मिलान था, लहिरू मिलान था। और इनफैक्ट हर्ष शकीर भी हैं क्योंकि उन्होंने भी रन्स किए हैं। पहला मैच याद कीजिए हर्ष शकीर और लहिरू मिलान था, नहीं जिताया था। सो एक स्ट्रेंथ तो ये है और दूसरी स्ट्रेंथ है जिमी नीशम और उनके साथ कोई एक आदमी। मतलब फर्क ही नहीं पड़ता है कि जिमी नीशम के साथ कौन है, क्योंकि जिमी नीशम वो बंदा है, उनको चाहिए कि भाई जो अगला बंदा हो ना वो सिंगल डबल करता रहे और स्ट्राइक रोटेट करता रहे, बाकी काम जिमी नीशम संभाल लेंगे। सो जिमी नीशम इस टीम का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड, हमने रिसेंट मैच में देखा था कैसे उन्होंने पागलों की तरह मारना शुरू कर दिया था। सो ये एक अच्छा मतलब इस टीम का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है जिसके बारे में सुदर्शन पश्चिम को थोड़ा सोच करके आना होगा। वहीं अगर आप इनकी बॉलिंग अटैक की तरफ देखोगे तो इस टीम में किशोर महतो हैं,
इस टीम में हर्ष ठाकुर हैं, इस टीम में ललित राजवंशी हैं और मोहम्मद मोहसिन काफी बार कमाल कर देते हैं, फिर खुद जिमी नीशम है। सो ललित राजवंशी जो है वो विकेट टेकर की लिस्ट में भी है, वो मुझे लगता है वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है, जैसे कुशल मल्ला फोर्थ हाईएस्ट रन गेटर है। सो एक तरफ रन गेटर एक मैच में खेल रहा होगा, एक मैच में इधर हाईएस्ट विकेट टेकर खेल रहा होगा। सो इनकी टीम में मुझे लगता है बॉलिंग भी ठीक ठाक है, बट बैटिंग वाला स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ा बहुत अगर काम कर गया तो बॉलर्स को काफी फायदा होने वाला है, बिकॉज ललित आपको विकेट लेकर देंगे, ज्यादा रन करने नहीं देंगे, किशोर भी आपको काफी ज्यादा हेल्प कर देते हैं और रन ज्यादा करने नहीं देते हैं, और अगर शुरू में विकेट्स निकाल दिया तो कमाल हो जाता है। हर्ष ठाकुर को खुद ब खुद विकेट मिल जाती है और मोहम्मद मोहसिन कभी भी कमाल करने तैयार रहते हैं, बच्चा कुछ काम एक्सपीरियंस से जिमी नीशम कर देंगे। लेकिन दी सामने वाला टीम इज इवन मोर खतरनाक, इज इवन मोर अ लिटिल बिट डेंजरस। उसमें सबसे पहले अगर आप देखोगे सुदूर पश्चिम की तरफ तो आपको दिखेगा एक अच्छा ओपनिंग अटैक जो कहीं ना कहीं इतने रन ऐड कर देता है कि भैया जो आगे आता है वो थोड़ा रिलैक्स रहता है। जैसे आप देखोगे काफी बार सैफ और विनोद जो है वो आकर के शुरू में रन करते हैं, पावर प्ले में अपना काम करके विकेट दे करके चले आते हैं, 2-3 ओवर 4 ओवर भी खेलेंगे, विकेट देकर के चले जाएंगे, और अगर लंबा खेल गया तो ऑपोजिशन का काम वहां पर खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि भाई मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है सुदूर पश्चिम रॉयल्स, बिकॉज सुदूर पश्चिम जो आप सोचो ललित राजवंशी सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, लेकिन जो फर्स्ट हाईएस्ट विकेट टेकर है वो सुदूर पश्चिम का है। एक तरफ इसमें डीएस आयरी में जो विकेट भी लेते हैं, रन भी करते हैं। सो अगर बैटिंग की बात करोगे तो दूसरा नाम जो आएगा पहले ओपनर के पेयर के बाद वो डीएस आयरी और ईशान पांडे का ही आएगा, बिकॉज ईशान पांडे और देश आयरी आते हैं और वो रन वन कर देते हैं, वहां पर पार्टनरशिप चाहिए वो कर देते हैं। इनको अगर आपने यहां ब्रेक किया, ऊपर वाले को ब्रेक कर दिया तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे को ब्रेक किया तो तीसरा आ जाएगा, और जब तक आप आरिफ तक नहीं पहुंचोगे तब तक आप सेफ फील नहीं करोगे। आरिफ तक पहुंचोगे फिर आपको लगेगा हाँ जी चलो अब ठीक है, अब यहां से ज्यादा कुछ जो है वो नहीं आने वाला है। खैर लेकिन यहां तक थोड़ा पहुंचना मुश्किल है, बिकॉज ये टीम अभी तक काफी अच्छा कर रही है और इसी वजह से शायद ये टेबल टॉपर भी है। वहीं अगर आप इनकी बॉलिंग अटैक की तरफ देखोगे तो आपको इसमें हरमीत सिंह दिखेंगे, जिनको जैसे उधर हर्ष ठाकुर को विकेट मिल जाता है वैसे इधर इनको हरमीत सिंह को विकेट मिल जाता है। आप इसमें देखोगे अविनाश बोहरा को, जो लास्ट में काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं काफी टाइम से, हालांकि ट्रोल काफी होते हैं, काफी क्रिटिसाइज होते हैं, बट मेरे हिसाब से इज अ डिसेंट बॉलर यार। थोड़ी सी स्पीड इनके पास अगर आ जाए ना तो ये काफी कमाल कर सकते हैं। और नरेंद्र साउद, इनफैक्ट नरेंद्र साउद थोड़ा बहुत बैट से भी करके दे देंगे आपको, बिकॉज उन्होंने दिखाया था कुछ मैच पहले कि वो अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि डीएस आयरी बॉलिंग बैटिंग दोनों, और स्कॉट कैकलेगिन जो है वो आपको बैटिंग बॉलिंग करके देंगे, आपको विकेट्स लेकर के देंगे। सो इस टीम में एक बहुत अच्छा मिश्रण है बॉलिंग का, बैटिंग का, अच्छी फील्डिंग का, तो ओवरऑल जो है अच्छी विकेट कीपिंग का, इनफैक्ट अच्छी विकेट कीपिंग, स्मार्ट विकेट कीपिंग का। सो मेरे हिसाब से ये कंप्लीट टीम है और कोई भी ऑपोजिशन हो उसको परेशान करेगी। सो जनकपुर के लिए चैलेंज होने वाला है सुदूर पश्चिम रॉयल्स, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांग है, और करनाली के लिए चैलेंज होने वाला है चितवन, बिकॉज वो ज्यादा स्ट्रांग है। सो मेरे हिसाब से एक मैच चितवन जीत रही है और एक जीत रही है सुदूर पश्चिम। लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज टीम अब तक की परफॉर्मेंस के हिसाब से तो यही दिख रही है। बाकी मैच डे पर भैया कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी को आउट परफॉर्म कर सकती है। बट व्हाट डू यू थिंक, कौन सी टीम जीतने वाली है, कौन सी टीम आगे जाने वाली है, कल के मैच के बाद कौन सी सीधा फाइनल में जाएगी और कौन सी खेलेगी एलिमिनेटर? डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।